मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अनिल मिश्र जी, श्री बीवी चौरसिया जी, डॉक्टर वीरेंद्र राजन जी, श्री प्रांजलधर जी, श्री रोहित कौशिक जी, इस आयोजन के कर्ता धर्ता और बार बार हम लोगों को यहाँ तमाम तकनीक और विज्ञान के अनुशासनों के बीच साहित्य पर बात करने के लिए आमंत्रित करने के लिए प्रोफेसर एस.एन. चौहान जी और आदरणीय श्री तरुण गोयल जी, उपस्थित देवियों, सज्जनों और प्रिय विद्यार्थियों, हमें लगता है कि जो लोग साहित्य और मानविकी के विषय पढ़ते हैं, समाज विज्ञान के विषय पढ़ते हैं, उनके सामने ये प्रश्न आते रहते हैं, वो लोग विचार करते रहते हैं कि लेकिन जो लोग विशुद्ध तकनीकी दुनिया के लोग हैं, जो लोग इंजीनियरिंग के, टेक्नोलॉजी के लोग हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवसर, थोड़ा सा अवकाश उनके जीवन में भी इसके लिए होना ही चाहिए कि वे समाज, संस्कृति और साहित्य जैसे विषयों पर भी सोचें और देखें, क्योंकि अंततः जो शिक्षा आप लेकर जा रहे हैं वह इसी समाज और इसी संस्कृति के बीच आकार लेगी, काम आएगी। अगर आप समाज के साथ पहले से चली आ रही और निरंतर अग्रगामी होती हुई, परिवर्तित होती हुई संस्कृति को नहीं पहचानेंगे, राष्ट्र के समक्ष नित्य नवीन जो विडंबनाएं आज में जो पैदा होती रहती है, अगर उसको नहीं पहचानेंगे तो जाहिर है कि मशीन कुछ नहीं कर पाएंगे, तकनीक कुछ नहीं कर पाएगी। तकनीक की उपयोगिता तभी होती है जब आप विडंबनाओं की सही पहचान करते हैं। यही साहित्य में भी होता है। वही साहित्य महत्वपूर्ण होता है जो अपने समय की विडंबनाओं की अचूक पहचान करता है। मीठा मीठा लिखा हुआ किसी काल में काम नहीं आता। चेतन भगत का, गुलसनंदा का साहित्य परिवर्तन नहीं करता है, वो मनोरंजन की चीज है। मैं उस पर बाद में बात करूंगा। 6-7 पॉइंट पे से बात करूंगा और भाषण नहीं दूंगा आपको। एक तो यह है कि राष्ट्र को लेकर के कई तरह की बातें आ गई हैं हम लोगों के बीच में, और राजनीतिक रूप से ये तय है कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। इसको बहुत बलपूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए, कहना चाहिए, और हम हैं, संप्रभु राष्ट्र हैं हम, उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। लेकिन संप्रभु राष्ट्र होना दुनिया के सामने हमारे लिए एक जरूरी चीज है, वो एक चीज है। संप्रभु राष्ट्र होने का यह कतई आशय नहीं होता कि हम आत्मालोचना बंद कर दें, हम यह सोचना बंद कर दें कि हमारी अपनी मुश्किलें क्या हैं, हमारी अपनी दिक्कतें क्या हैं, हम इस पर सोचना न बंद करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ बाहर वालों को दिखाते रहेंगे तो भीतर बहुत सारी चीजें कमजोर हो जाएंगी, भीतर बहुत सारी चीजें दिक्कत में आ जाएंगी। बाहर वाले उनको दिखाते रहिए, उनको बताना जरूरी है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, कार्नेलिया का जिक्र कर रहे थे वो जयशंकर प्रसाद के नाटक का, ये गीत जयशंकर प्रसाद ने कार्नेलिया से ही गवाया है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान को मिलता एक सहारा। ये सही है, तमाम इतिहासकारों ने भी माना है, अद्भुत भारत का इसको, ये सब अपनी जगह है। लेकिन यह भी सही है कि हमारी अपनी कुछ समस्याएं रही हैं और उन समस्याओं से लड़ते लड़ते हम यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे भी जाएंगे। जिस ओर कह रहे थे प्रांजल कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है, तो इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि जब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है वो संप्रभु राष्ट्र के अर्थ में नहीं, सामाजिक राष्ट्र की निर्मिति का मामला होता है, सांस्कृतिक राष्ट्र की निर्मिति का मामला होता है, जिसमें हम निरंतर परिवर्तनशील होते हैं, निरंतर हम आगे बढ़ते हैं। संप्रभु राष्ट्र हम हैं, हमारी चौहद्दी तय है, हमारा संविधान तय है, हमारे अधिकार तय हैं, हम किसी और से अभी नियंत्रित नहीं होते। ये सही है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दौर है और आर्थिक साम्राज्य का मामला है, जिस ओर हमारे मुख्य अतिथि संकेत कर रहे थे। बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से उसे हमको स्वीकार करना चाहिए। राष्ट्र जो बदलता रहता है, राष्ट्र, एक तो जब संप्रभु राष्ट्र की हम लड़ाई लड़ रहे थे तब भी साहित्य ने बड़ी भूमिका निभाई है। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में पूरे भारत में साहित्य ने बड़ी भूमिका निभाई। उससे पहले सांस्कृतिक राष्ट्र के निर्माण में भी भक्ति आंदोलन के साहित्य ने बड़ी भूमिका निभाई।
पूरा भारत जब तमाम तरह के वर्ण व्यवस्था के दबाव में जी रहा था। आप याद करेंगे, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो जानिए कि भक्ति आंदोलन ने इस देश के वंचित वर्गों को आवाज दी। भक्ति आंदोलन का महत्व इसलिए नहीं है कि वो ईश्वर की प्रार्थना में गाया गया। भक्ति आंदोलन का महत्व, ईश्वर की प्रार्थना तो की ही जाती है, भक्ति आंदोलन का महत्व यह है कि हजारों साल से जो दबे कुचले लोग थे, जो जाति व्यवस्था के नाम पर शोषित थे, भक्ति आंदोलन ने उनको आवाज दी, उनको मौका दिया, उनको अपनी बात कहने का अवसर दिया, बराबरी पर बात करने का, लाने का अवसर दिया। इसीलिए भक्ति आंदोलन का महत्व, और वो अखिल भारतीय आंदोलन। और उस आज की तरह तकनीक नहीं थी, आज की तरह संचार नहीं थे, फिर भी तमिल में भी भक्ति आंदोलन है, असम में भी है, हिंदी में, हिंदी जिसको हम कहते हैं यानी कि अवधी में भी है, ब्रज में भी है, मैथिली में भी, चारों अखिल भारतीय है। और वो किसी भी बाहरी आक्रांताओं के नाते संभव नहीं हुआ था, वो हजारों साल के शोषण के भीतर से निकला था। तो वो जो एक सामाजिक और सांस्कृतिक राष्ट्र बनने का मामला है भारत, और ये हमारे अपने बीच से निकल के आई थी, हमारे अपने ही लोग, उन्हीं वर्ण व्यवस्था में उन ताकतवर जातियों के भीतर से ही लोग निकल करके आए और इनके साथ मिलकर आवाज उठाई थी उन लोगों ने, क्योंकि एक सामाजिक और सांस्कृतिक राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी वो महसूस कर रहे हैं। ये एक चीज, तो साहित्य बराबर राष्ट्र निर्माण में उपयोगी रहता रहा है, चाहे वो आप राजनीतिक राष्ट्र की बात करें, आप सांस्कृतिक राष्ट्र की बात करें, या सामाजिक राष्ट्र की बात करें, एक अवधारणा की बात करें। मैंने स्वाधीनता आंदोलन का जिक्र किया, पर्चों में भी आया और कई लोगों ने सभी महत्वपूर्ण कवियों को याद किया। उस दौर में कविताओं ने, उस दौर में उपन्यासों ने लोगों के भीतर उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो चेतना, जो अंग्रेजी शासन था उसके विरुद्ध जो चेतना पैदा की, वो बड़ा काम था। वो राजनीतिक राष्ट्र जो हम पा सके, एक स्वतंत्र राष्ट्र जो हम पा सके, उसमें प्रेमचंद जैसे लोगों का, उसमें बंकिम जैसे लोगों का, उसमें रविंद्रनाथ जैसे लोगों का, किसी भी भाषा के, भारतीय भाषा के किसी भी उस दौर के रचनाकार को आप याद करेंगे तो उसका योगदान आपको दिखाई देगा। कहना सिर्फ यह है कि राष्ट्र निर्माण में साहित्य की भूमिका अनिवार्य रूप से होती है, चाहे वह राष्ट्र निर्माण की किसी भी अवस्था की आप बात करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रवाद का भी एक संदर्भ आया, कई बार कई तरह के राष्ट्रवाद की बात होती है, राष्ट्र प्रेम की बात होती है, इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत रहती है। बेनेडिक्ट एंडरसन का भी आया, कल्पित समुदायों की बात करते हैं, कई तरह की चीजें हैं। जिस राष्ट्रवाद पर चर्चा होती है, जिस राजनीतिक राष्ट्रवाद पर चर्चा होती है, वह तो स्वाधीनता आंदोलन के साथ पैदा हुआ। लेकिन रामविलास शर्मा जैसे मार्क्सवादी भी मानते हैं और वासुदेव शरण अग्रवाल जैसे संस्कृति के जो महान चिंतक रहे हैं वो भी मानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवाद से निर्धारित एकता है वो भले ही आजादी की लड़ाई के दौर में हमने अर्जित की हो, लेकिन सांस्कृतिक एकता बहुत पहले से थी। सांस्कृतिक एकता बहुत पहले से थी। और ये भक्त कवियों का जो पूरा मामला हम कह रहे हैं, जिसको हम अखिल भारतीय आज कहते हैं, यानी कि सुदूर क्षेत्रों में फैले हुए भक्त कवियों ने जो किया, ये सांस्कृतिक एकता का ही परिणाम था। तो सांस्कृतिक एकता यहाँ पर रही है, जो सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में अगर आप अवधारणा कोई निर्मित करेंगे तो उसमें वो मददगार है, देखने की चीज रहती है। जो एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि साहित्य को समाज के साथ या राजनीति के साथ जोड़कर कैसे देखें। प्रेमचंद ने आजादी की लड़ाई के दौर में जब ये कहा था अपने एक व्याख्यान में लखनऊ में कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, इस दौर इसको याद करिए कि वो जब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो राजनेता आगे आगे जा रहे हैं उनकी बात को दोहराएं लेकर, बल्कि वो कह रहे हैं कि साहित्य को वह स्वप्न देना चाहिए जिससे राजनेता ऊर्जा अर्जित करें, एक राष्ट्र की रूपरेखा तैयार करें और काम करें। यानी कि साहित्य को राजनीति का पिछलग्गू नहीं होना है, बल्कि राजनीति को जब जरूरत हो वो साहित्य से सीखे, समझे और आगे बढ़े।
और जब प्रेमचंद साहित्य की बात करते हैं तो किस साहित्य की बात करते हैं? जैसा मैं अभी कह रहा था कि वो चेतन भगत या गुलसनंदा टाइप के साहित्य की बात नहीं करते, वो सुलाने वाले साहित्य की बात नहीं, जगाने वाले साहित्य की बात करते, उस वैज्ञानिक चेतना से लैस साहित्य की बात करते हैं जो आप में सबसे पहले तो किसी भी प्रकार की कुंठा जो है उसका शमन करे। चाहे किसी तरह की कुंठा आप में आ गई हो, सबसे पहले साहित्य जो भूमिका निभाता है, आपको आपके भीतर की मनुष्यता जगाता है, आपके भीतर की मनुष्यता को जगाता है और आपके भीतर की जो तमाम कॉम्प्लेक्स हैं, कुंठाएं हैं, उनको विरेचित करता है, निकालता है। सबसे बड़ी भूमिका निभाता है जो अच्छा साहित्य, जगाने वाला साहित्य, तमाम तरह की हीनता से आपको दूर ले जाता है। और जैसे ही लीजिए हम तमाम लोग जो हैं, जैसे ही एक कल्पना कीजिए कि इस राष्ट्र के तमाम लोगों के बीच से, के भीतर से, अंतर्मन से विवेक जो है, वहां जो तमाम तरह की कुंठाएं बैठी हैं, अगर वो शमित हो जाएं, अगर वो दूर हो जाएं, तो कितना सुंदर राष्ट्र हम बनाएंगे, जिसमें हमारे पास कोई ईगो नहीं होगा, जिसमें हमारे पास अनावश्यक कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। हम सब समाज के बारे में सोचेंगे। ये जो तमाम तरह की घटनाएं हम स्त्रियों के प्रति सुन रहे हैं, बच्चियों के प्रति सुन रहे हैं, ये सब इन्हीं कुंठाओं की देन है, इन्हीं सांस्कृतिक जो एक तरह से कहें पतनशीलता है। हमारे वहां अवधारणा में जो संस्कृति है वो महान है, लेकिन व्यवहार में पतनशील हो गई है। इसलिए भी पीछे को देखना जरूरी है। सिर्फ कहने से नहीं चलता कि भारतीय संस्कृति महान है, उसको प्रैक्टिस में भी उतारने की जरूरत है। प्रैक्टिस जब बहुत पतनशील होगी तो बातें वही होंगी, तो हम देख रहे हैं चारों तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें साहित्य के साथ आती हैं और तकनीक ने हर युग में भूमिका निभाई है। आप पांडुलिपियों के दौर को याद कीजिए, तकनीक नहीं था तो एक कवि लिखता था, पांडुलिपियां बच गई तो आज छप रही हैं, नहीं तो गायब हो जाए। तकनीक ने सुविधा दी, प्रिंट आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आए। आज तो अब ये है कि इसी मोबाइल में आप दर्जनों किताबें लेकर के घूमिए और जहां मौका मिले वहीं पढ़ लीजिए। तमाम तरह के, आज एक समय जब तार व्यवस्था आई थी तो कितनी बड़ी क्रांति थी वो। अब तार खत्म कर दिया, सरकार ने ही बंद कर दिया, अब आप कोई टेलीग्राम नहीं करते हैं, सारी चीजें। तो तकनीक तो अनिवार्य रूप से साहित्य को, समाज को, संस्कृति को अग्रगामी बनाने वाली चीज है। जाहिर है कि हर चीज के जो हम शुरू में ही कह रहे थे, नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। ये नकारात्मक पक्ष समाप्त हो जाएंगे यदि हम अपने भीतर की कुंठाओं का शमन कर लेंगे। हम अपने जो तमाम हीन ग्रंथियां हैं हमारे भीतर, चाहे वो किन्हीं कारणों से पैदा हुई हो, अगर हम उनको समाप्त कर लेंगे तो नकारात्मक चीजें हमारे पास आएंगी नहीं। फिर तकनीक हो, साहित्य हो या जो भी अग्रगामी चीजें हो, वो हमें शक्ति देंगी, बल देंगी और हम लोग शायद इस विरेचन की प्रक्रिया में एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसके बारे में कभी प्रेमचंद ने कहा था कि मैं एक ऐसी राष्ट्रीयता का स्वप्न देखता हूँ जिसमें कोई ब्राह्मण नहीं होगा, जिसमें कोई कायस्थ नहीं होगा, जिसमें कोई वैश्य नहीं होगा, कोई आज की भाषा में दलित नहीं होगा, या तो सब ब्राह्मण होंगे या सब दलित होंगे। यानी कि कोई जो विभाजन की रेखा है, एक जो जातिक्रम की रेखा है, जो श्रेष्ठता की तमाम ग्रंथियां हैं, मैं ऊंचा फलाने नहीं ऊंचा, ये जो तमाम तरह की ग्रंथियां हैं, जिस दिन हम इन ग्रंथियों से दूर हो जाएंगे, जो कि साहित्य करता है क्रमशः धीरे धीरे, साहित्य ही काम करता है कि इन ग्रंथियों से हमें मुक्त करता है। और तकनीक के माध्यम से ये साहित्य दूर दूर तक पहुंच सकता है, हर आदमी तक पहुंच सकता है। तो जिस दिन हम ये अवस्था प्राप्त कर लेंगे कि इन तरह की कमियों से हट जाएंगे और अपनी पहचान एक मनुष्य के रूप में करेंगे, एक ऐसे भारतीय के रूप में करेंगे जो बराबर दूसरे के लिए स्पेस बनाता है, अन्य के लिए स्पेस बनाता है, यकीन मानिए कि हम उस राष्ट्र का निर्माण करेंगे जो शायद इस पृथ्वी पर अब तक का सबसे सुंदर राष्ट्र होगा। शुक्रिया बुलाने के लिए।